भाग 6 स्टोरीज हाउस। स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में मैं आज आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुनाने जा रही हूं, जिसका नाम है वापसी। आइए सुनते हैं आज इसका आखिरी भाग। विपिन को जब रश्मि से यह मालूम पड़ा कि प्रदीप अब बिल्कुल ठीक हो गया है, तो वह लखनऊ छोड़ने के लिए और भी आतुर हो उठा। उसे डर सताने लगा कि कहीं रश्मि फिर से उसके हाथ से न निकल जाए। उधर रश्मि भी यह सोच रही थी कि शायद प्रदीप उस दिन समझ नहीं पाया कि वह गर्भवती है। उसके उस दिन का मिलन क्या ये साबित नहीं कर पाएगा कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसी का है। वह इसी उधेड़बुन में थी। वह अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाना चाहती थी, जहां पति का प्रेम था और सम्मान की जिंदगी। पर विपिन उसे रोज बहकाने में लगा रहता। उसे आजकल अपनी पत्नी शुचि किसी डायन की तरह नजर आने लगी थी। रश्मि, अब देर मत करो। यहाँ से भाग चलने में ही हम दोनों की भलाई है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें किसी नतीजे पर तो पहुंचना ही पड़ेगा, एक दिन उसने कुछ आवेश से कहा। विपिन प्लीज, इतनी जल्दबाजी मत करो। मुझे कुछ दिन और दो। अभी मैं किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची हूँ। मैं जीवन के उस दोराहे पर खड़ी हूँ कि समझ नहीं पा रही हूँ कि किधर जाऊँ। मेरी मंजिल कौन सी है? रश्मि ने कहा। रश्मि, अब इतना सोचने की क्या जरूरत? मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? साल भर से मैं ही तो तुम्हें प्रेमी और पति का प्यार दे रहा हूँ। तुम्हें खुश रख रहा हूँ। किसी को भी ये पता चले कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इससे पहले ही हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। अगर प्रदीप को जरा सा भी शक हो गया, तो वह तुम्हें बदचलन साबित कर देगा। वह क्या कभी इस बच्चे को स्वीकार करेगा? वह स्वस्थ हो गया तो तुम्हारा मन भी बदल गया है। विपिन ने उसकी दुखती नस पर हाथ रखा तो वह संकुचित हो उठी। ऐसी कोई बात नहीं विपिन, मैं तैयार हूँ, बस उचित मौके की तलाश में हूँ। कश्मकश में पड़ी रश्मि के मुंह से बरबस निकल गया। दैट्स वेरी गुड रश्मि, आई लव यू। तो अगले इतवार को हम लोग रात 9 बजे की ट्रेन से मुंबई चल रहे हैं। तुम बस खाली हाथ आ जाना। मैंने सब प्रबंध कर रखा है। तुम्हें कुछ भी साथ लाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ए सी के मैं 2 टिकट बुक करवा लूंगा, विपिन ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। ठीक है विपिन, मैं पहुंच जाऊंगी, उसने बुझी आवाज में कहा। खुद की आवाज उसे अजनबी सी लगी। न जाने क्यों अब प्रदीप को रश्मि की हर एक गतिविधि संदिग्ध लगने लगी थी। रात को वह उसकी बाहों में तो होती, पर न जाने कहाँ खोई रहती थी। कभी लगता कि वह किसी गंभीर चिंतन में है और तय नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे महसूस होता कि जैसे रश्मि को उसके ठीक हो जाने की कोई खास खुशी नहीं है। प्रदीप उसकी उलझन बखूबी समझ रहा था कि वह तय नहीं कर पा रही है कि किस तरफ जाए। अगर इस समय उसे सद्बुद्धि आ जाए, तो उन दोनों का जीवन सुधर सकता था। प्रदीप ने तो उसे अपनी तरफ से माफ भी कर दिया था और वह चाहता था कि वह खुद ही इस भटकाव से बाहर निकल आए। वो उसे भरपूर प्यार दे रहा था, पर किसी नारी के मन के अवगुंठन को खोल पाना इतना सहज नहीं होता। प्रदीप पूरी तरह सजग था। वो लगातार उस पर नजर रखता। वो उचित मौके की तलाश में था जो कि रश्मि के भटके हुए कदम रोकने में सहायक हो। उस दिन रश्मि स्नानघर में थी, तभी उसके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया। प्रदीप खुद को उसे देखने से रोक न सका। उसके व्हाट्सएप पर एक टिकट पड़ा था। रश्मि और विपिन के नाम फर्स्ट ए सी की 2 टिकटें थीं, बोगी नंबर B1, सीट नंबर 10 और 12, दोनों लोअर बर्थ। लखनऊ से मुंबई तक का इतवार का टिकट था। चारबाग से प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ट्रेन पकड़नी थी, रात के 9 बजे। आज शुक्रवार था, तो क्या परसों रश्मि विपिन के साथ भाग जाएगी? वह कांपकर रह गया। उसके चारों तरफ अंधकार छा गया। उसके पैर कांपने लगे। वो किसी तरह चलकर बेड पर बैठ गया। तो क्या सचमुच रश्मि इतवार को विपिन के साथ मुंबई भाग जाएगी? क्या वह अब इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसे अपने पति की और अपने घर वालों की बदनामी की कोई चिंता नहीं है? क्या उसे अब रोका नहीं जा सकता? क्या रश्मि के साथ उसे भी इस बदनामी का ये हलाहल ताउम्र पीना पड़ेगा? हे भगवान, वह कितना विवश है। वह अभी मोबाइल हाथ में पकड़े हतप्रभ सा यही सब कुछ सोच रहा था कि हठात उसने स्नानघर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। रश्मि स्नानघर से निकलकर छत पर कपड़े डालने चली गई थी। उसने उसके मोबाइल को यथास्थान रख दिया और कुर्सी पर जा बैठा। कुछ देर में रश्मि अपने बालों को तौलिए से पोंछती हुई और कोई फिल्मी गीत गुनगुनाती हुई कमरे में आई। इस समय वह बहुत निखरी निखरी सी लग रही थी।
वह श्रृंगारदान के सामने बैठकर अपने बाल बनाने लगी। अचानक उसने मोबाइल उठाया और उसे देखने लगी। प्रदीप कनखियों से उसकी ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर आ रहे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। कुछ देर तक रश्मि मोबाइल पर आए संदेशों को बहुत ध्यानपूर्वक देखती रही। शायद वह मुंबई के उन कंफर्म टिकटों को ही देख रही थी। फिर उसने अचानक घड़ी की तरफ देखा और हड़बड़ाती हुई बोली, ओह माय गॉड, 8:40 हो गए हैं। तुम्हें स्कूल नहीं जाना है प्रदीप? क्यों नहीं, खाना तैयार है। उसने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, एकदम, फटाफट आ जाओ, मुझे भी अब निकलना है। अच्छा रश्मि, तुम तो कह रही थी कि शुचि नर्सिंग होम की ये नौकरी अब छोड़ दोगी, तो छोड़ क्यों नहीं देती? उसने उसका मन टटोलने के लिए पूछा। 1-2 दिन में यह नौकरी छोड़ दूंगी प्रदीप, परेशान न हो। पर जब तक हूँ तब तक तो जाना ही पड़ेगा, उसने कुछ जोर देकर कहा। वो उसके लिए खाना परोस रही थी। प्रदीप उसकी बात का मतलब समझ रहा था। अगर उसने व्हाट्सएप पर विपिन का संदेश न पढ़ा होता, तो शायद उसे रश्मि की इस बात पर खुशी होती। पर इस समय उसे दहशत सी हो रही थी। उसने रश्मि की तरफ देखा, वो बहुत ही निर्विकार भाव से खाना खा रही थी। कोई स्त्री क्या इतनी कुटिल भी हो सकती है? अन्यमनस्क सा वह सोचता रहा और चुपचाप खाना खाता रहा। पहले उसने सोचा कि इस बारे में रश्मि से साफ साफ बात कर ली जाए, फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने सोचा कि जबरदस्ती रश्मि को रोकने का कोई मतलब नहीं है। वो उसे कब तक बलात बांधे रखेगा, जबकि उसने उसकी जिंदगी से निकलने का फैसला कर ही लिया है। अगर रश्मि को ये बंधन कैद लगता है और वो इससे मुक्त होकर एक आजाद परिंदे की तरह उड़ना चाहती है, तो भला वह कर ही क्या सकता है? जो स्त्री या पुरुष एक बार भटक जाता है, फिर उसे अच्छे बुरे, यश अपयश और दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही कहाँ रहता है। वो केवल एक बार उससे रुकने के लिए अनुरोध करेगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं। लोगों की जिंदगी में इससे भी बड़े तूफान आते हैं और शांत हो जाते हैं, पर उनकी जिंदगी यूं ही चलती रहती है। उसने खाना खाते खाते सोचा और फिर खुद ही अपनी बात पर हैरान भी हुआ। खाना खाकर दोनों घर से निकल पड़े, रश्मि नर्सिंग होम के लिए और वह स्कूल जाने के लिए। आज दोनों का ही मन बहुत अशांत था। कारण एक ही था, पर दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। उनके जीवन की यह कैसी विडंबना थी। तुम हर समय इतने उतावले क्यों रहते हो विपिन? विपिन के कक्ष में पहुंचते ही रश्मि झल्ला उठी। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? बहुत गुस्से में लग रही हो। पर एक बात तो है, तुम गुस्से में और भी हसीन लगती हो। विपिन ने उसे आलिंगनबद्ध करते हुए फिल्मी डायलॉग मारा। मेरे व्हाट्सएप पर तुमको टिकट भेजने की क्या जरूरत थी? वह अभी भी उत्तेजित थी। मैंने सोचा था कि तुमको ये शुभ सूचना जल्दी से जल्दी दे दूं कि हमारे टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, विपिन ने उसके होठों का रसपान करते हुए कहा। और अगर प्रदीप देख लेते तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती, जनाब, रश्मि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। वाकई गलती हो गई जानू, माफ करो। खुशी में इंसान की अक्ल मारी जाती है। अब एक दिन की ही तो बात है, फिर हम, तुम और हमारी मुंबई, कहते कहते उसने फिर से उसे सीने से लगा लिया। तुम तो मुझे किसी दिन प्रदीप के हाथों पिटवा कर ही रहोगे। तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि मैं अब भी उसकी बीवी हूँ? खुद को विपिन को समर्पित करते हुए रश्मि ने कहा। अरे जानू, बस एक दिन और उसकी बीवी बनी रहो, फिर तो हमारी एक अलग ही दुनिया होगी, विपिन ने उसे अपने में समेटते हुए कहा। उस दिन प्रदीप का मन भी स्कूल में बिल्कुल नहीं लगा। वह सारे दिन यही सोचता रहा कि रश्मि को किस तरह समझाए, जिससे वह अपमान के इस हलाहल को पीने से बच जाए। अगर किसी की पत्नी किसी पर पुरुष के साथ भाग जाए, तो उसका इस समाज में रहना दूभर हो जाता है। लोग मजे लेने के लिए ही 100 प्रश्न पूछते हैं, झूठी हमदर्दी जताते हैं। लोग उससे भी कहने से नहीं चूकेंगे, प्रदीप बाबू, आपकी पत्नी का तो बहुत दिनों से चक्कर चल रहा था, सबको मालूम था, बस आपको ही पता नहीं था। स्त्री को बस में रखना भी सहज काम नहीं है। जरा सी छूट मिली नहीं कि भटकते देर नहीं लगती है। तो भला वह इस बात का क्या जवाब देगा? हो सकता है कि कोई यही पूछ बैठे, कहीं आप में ही तो कोई कमी नहीं है, जनाब। स्त्री यूं ही पर पुरुष के साथ नहीं भागती है। क्या जवाब देगा वह? कोई उसे पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने के लिए कहेगा, तो कोई उसे विपिन पर मुकदमा ठोकने की भी नेक सलाह देगा। वह किस किस को जवाब देता फिरेगा? वह आज दिन भर इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने में लगा रहा। अगर रश्मि की इच्छा थी, तो वह खुद ही उसको आजाद कर देता।
उसने महसूस किया कि रश्मि आजाद होकर भी उसके लिए इतनी परेशानियां छोड़ जाएगी, जिसका कलंक उसे जीवन भर ढोना पड़ेगा। रश्मि ने आज तक मुझसे कहा क्यों नहीं कि वो मुझसे मुक्ति चाहती है। क्या वह अब भी किसी कश्मकश में है? क्या उसे भी समाज में होने वाली बदनामी की चिंता है? क्या उसे भी यह भान है कि उसके इस तरह से एक गैर मर्द के साथ भाग जाने पर उसके माँ बाप को भी अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा? उसकी छोटी बहन की शादी में भी कितनी अड़चनें आएंगी, वो जरूर सोच रही होगी। बस एक बार उसकी आत्मा को झकझोरने की जरूरत है। निराशा के बीच आशा की एक क्षीण सी किरण उसके मस्तिष्क में कौंधी, तो वह थोड़ा आश्वस्त हुआ। उसने स्कूल से 4 दिन की छुट्टी ली और अपने घर लौट आया। उसने सोच लिया था कि अगर वह रश्मि को रोकने में असमर्थ रहा, तो वह नौकरी छोड़कर अपने गांव चला जाएगा और कोई अन्य नौकरी तलाशेगा या फिर गांव में रहकर खेती बाड़ी करेगा। क्योंकि इन सब लोगों के सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। हो सकता है कि इस स्कूल में उसका यह आखिरी दिन हो। यही सब सोचकर उसका मन भर आया। इस जमाने में सरकारी नौकरी कितनों को मिलती है। अंततः वह इतवार आ ही गया, जिसकी दोनों को अपने अपने ढंग से प्रतीक्षा थी। प्रदीप के घर से चारबाग स्टेशन पास ही था। पैदल भी जाओ तो 10 मिनट से अधिक नहीं लगते थे। इतवार को रश्मि की छुट्टी रहती थी। वो उस दिन बड़े इत्मीनान से काम करती थी। पर आज शाम को उसने खाना जल्दी बना लिया था। प्रदीप उसकी गतिविधियां ध्यानपूर्वक देख रहा था। वो उसे कुछ तनावग्रस्त नजर आ रही थी। खाना बनाने के बाद उसने कहा, आओ प्रदीप, खाना खा लेते हैं। इतनी जल्दी? अभी तो 7:30 ही बजे हैं। प्रदीप ने कहा, हाँ, मुझे आज नर्सिंग होम जाना पड़ेगा, उसने कुछ संकोच से कहा। पर आज तो इतवार है। तुम्हारा तो अवकाश रहता है। प्रदीप ने पूछा, हाँ, पर आज जाना पड़ेगा। एक जरूरी ऑपरेशन है। 2 नर्सें छुट्टी पर हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा, उसने जोर देकर कहा। प्रदीप समझ गया कि वह घर से किसी तरह बाहर निकलने की भूमिका बांध रही है। आज वह इस घर से और उससे भी मुक्त हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। वो कितनी निर्मम हो गई है कि केवल अपना ही हित सोच रही है। कब तक लौटोगी? उसने कुछ सोचते हुए पूछा। कह नहीं सकती, शायद देर लग जाए। तुम मेरा इंतजार मत करना, सो जाना। मैं जब लौटूंगी तब लौटूंगी। तुम अपनी नींद मत खराब करना। मैं एक चाबी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं ये नौकरी अब बहुत जल्दी ही छोड़ दूंगी प्रदीप। शायद आज ही रिजाइन कर दूं, उसने अटक अटक कर कहा, जैसे उसे अपनी बात कहने में परेशानी हो रही हो या वह अपनी रुलाई रोक रही हो। खाना खाने के बाद प्रदीप ने सहसा चौंक कर कहा, अरे सुनो रश्मि, मैं तो भूल ही गया था। क्या? यही कि मैंने ऑनलाइन नाइट शो के 2 टिकट बुक करवाए हैं। बहुत दिनों से हॉल में कोई पिक्चर नहीं देखी थी। सोचा था कि आज तुम्हारे साथ देखूंगा। उसके हाथ पर हौले से अपना हाथ रखते हुए जब प्रदीप ने कहा, तो रश्मि सहसा द्रवित हो उठी। उसने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके। क्या आज के बाद प्रदीप का ये स्नेहिल स्पर्श उसके भाग्य में नहीं है? सॉरी प्रदीप, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, उसने खेद व्यक्त किया। कोई बात नहीं, तो मैं भी नहीं जाता हूँ। फिर किसी दिन सही, उसने कहा। नहीं, तुम देख आओ। नाहक क्यों पैसे बर्बाद करोगे? उसने कुछ मनुहार भरे स्वर में कहा। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। रास्ते में विनोद को लेता जाऊंगा, वह भी खुश हो जाएगा, प्रदीप ने कहा और तैयार होने लगा। ठीक है, उसे भी ले लेना और लो, ये चाबी जेब में रख लो। नहीं तो जनाब सड़क पर ही भटकते रहोगे, कहते हुए उसने एक चाबी उसे पकड़ा दी। न जाने क्यों, इस समय उसे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। ठीक है, मैं चलता हूँ, उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराई। वह जानती थी कि विनोद उसका अच्छा मित्र है और उसी के स्कूल में पढ़ाता है। जब प्रदीप उसके सामने ही घर से बाहर निकल गया, तो उसने राहत की सांस ली। प्रदीप के निकलते ही विपिन का फोन आ गया। समय पर स्टेशन पहुंच जाना रश्मि, उसने अधीरता से कहा। हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगी, उसने कहा और फोन काट दिया। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगी। प्रदीप के जाने के बाद अब जल्दबाजी करने का कोई औचित्य ही नहीं था। वो समय से पहले स्टेशन पहुंचकर लोगों की नजरों में नहीं आना चाहती थी। उसने मोबाइल से ट्रेन का स्टेटस चेक किया, ट्रेन पूरे 1 घंटा लेट थी। वो इत्मीनान से बेड पर बैठ गई और विचारमग्न हो गई। क्या इस घर में यह मेरा आखिरी दिन है? क्या आज के बाद मैं प्रदीप से कभी नहीं मिल पाऊंगी? क्या आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? प्रदीप को क्या मेरी इस साजिश की कोई खबर नहीं है? अगर होती, तो क्या वह मुझे रोकने की कोशिश नहीं करता?
उससे लड़ता झगड़ता नहीं, मुझे मारता पीटता नहीं, उसे यूं ही चले जाने देता। यदि उसे मेरी इस कुटिल योजना की जरा सी भी भनक होती तो क्या वह इस समय फिल्म देखने जाता। बेचारा कितने अरमान से आज फिल्म के 2 टिकट लाया था कि मेरे साथ देखेगा, पर अब अकेला बैठा देख रहा होगा। पता नहीं विनोद उसके साथ गया भी होगा या नहीं। बेचारा प्रदीप ठीक हो जाने के बाद से कितना खुश रहने लगा है। क्या दोष है उसका, वो आखिरकार उसे किस अपराध की सजा दे रही है। वो बैठे बैठे यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक उसका मोबाइल दोबारा बज उठा। विपिन का ही था। उसका उतावला स्वर सुनाई दिया, हाँ रश्मि, कहाँ हो तुम? घर में। और कहाँ? अभी तक घर में ही हो। निकलो भाई। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। ट्रेन तो 1 घंटा लेट है। इतनी जल्दी भी पहुंचकर क्या करूंगी? तुम भी रश्मि, कैसी बातें कर रही हो? देर से निकलने पर प्रदीप रोकेगा नहीं। नहीं, वो तो पिक्चर देखने गए हैं। मुझे निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, फिर तो ठीक है। समय से आ जाना प्लीज। मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में मिल जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। कह तो दिया है तुमसे, और कितनी बार कहूं? उसने कुछ खिन्न होते हुए कहा। अच्छा ठीक है भाई, नाराज क्यों होती हो? हाँ, ठीक है। बार बार फोन मत करना। मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, रश्मि ने कहा और फोन काट दिया। मोबाइल हाथ में पकड़े पकड़े वह विपिन के उतावलेपन के बारे में सोचती रही। मुंबई में वह विपिन के साथ किस हैसियत से रहेगी? क्या मुंबई पहुंचकर विपिन उससे शादी कर लेगा? वो उसकी पत्नी कहलाएगी या रखेल? आजकल लोगों ने इस शब्द को भी बहुत खूबसूरत नाम दे रखा है, लिव इन। तो क्या वे दोनों लिव इन में रहेंगे? उसे कई हीरो हीरोइन के नाम याद आने लगे जो बरसों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहे और फिर अलग होकर किसी दूसरे या तीसरे से शादी कर ली। ये तो आजकल तथाकथित सम्मानित लोगों का फैशन बनता जा रहा है। पर क्या ये ठीक है? उसने सोचा और फिर न जाने क्यों उसे खुद से ही वितृष्णा होने लगी। बेचारा प्रदीप इस समय पिक्चर हॉल में बैठा पिक्चर देख रहा होगा। जब वो रात के 12:30 बजे घर वापस लौटेगा तो घर सूना देखकर कितना हैरान होगा। यहाँ वापसी उपन्यास का अंतिम और निर्णायक भाग शुद्धवर्तनी, व्याकरण और उचित विराम चिन्हों के साथ प्रस्तुत है। और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर विपिन के साथ चली गई हूँ, तो उस पर क्या बीतेगी? क्या उसे एक पत्र लिखकर सब कुछ बता देना चाहिए? पर इससे फायदा भी क्या है? इससे कौन सा उसका प्रायश्चित हो ही जाएगा। उधर पिक्चर हॉल में बैठे प्रदीप का मन भी फिल्म देखने में नहीं लग रहा था। वह बार बार रश्मि के बारे में ही सोचने लगता। वह जब तक घर पहुंचेगा तब तक शायद रश्मि जा चुकी होगी। इतना आगे बढ़ जाने के बाद अब उसका लौट पाना मुश्किल ही है। वो इसी मानसिक तनाव से बचने के लिए पिक्चर हॉल में आ बैठा था कि जब वह घर वापस लौटे तो खुद को उस स्थिति से उबार सके। उसने सोच लिया था कि आज जो कुछ भी घटित होगा उसे स्वीकार है। उसे कम से कम इस कश्मकश से मुक्ति तो मिलेगी। यही सोचते हुए बार बार उसकी आंखें गीली हो जाती और पर्दे पर चलने वाली फिल्म उसे धुंधली दिखाई देने लगती। तब वह जेब से अपना रुमाल निकालकर अपनी आंखें पोंछ लेता। एक बार उसने सोचा भी कि चलो स्टेशन चलकर आखिरी बार रश्मि को विपिन के साथ जाते हुए देख ले। अगर वह अचानक जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो जाए तो वे दोनों कितना असहज हो उठेंगे। पर इससे क्या होगा, व्यर्थ का हंगामा ही तो होगा। यही सोचकर उसने अपना इरादा स्थगित कर दिया और चुपचाप बैठा फिल्म देखता रहा। वह अकेला ही फिल्म देखने आया था। उसने रश्मि से यूं ही कह दिया था कि वह अपने दोस्त विनोद को भी साथ ले लेगा। हालांकि उसके पास वाकई फिल्म के 2 टिकट थे, पर उसने अपने साथ किसी और को लेना मुनासिब नहीं समझा था। वो किसी को बताता भी तो क्या बताता। वो कुछ समय अकेले बिताना चाहता था। यहाँ वह भीड़ में होते हुए भी अकेला ही था। यहाँ कोई उसे अपने नसीब पर आंसू बहाते नहीं देख सकता था। विनोद होता तो वह उससे कई तरह के प्रश्न करता, तो वह क्या जवाब देता। यहाँ शोर होते हुए भी वह राहत महसूस कर रहा था। उसे इस समय इसी तरह की तन्हाई चाहिए थी। यहाँ कम से कम वह सुकून से बैठा तो था। वो यही सब सोचता हुआ चुपचाप फिल्म देखता रहा, जब तक कि इंटरवल नहीं हो गया। इंटरवल में वह हॉल से बाहर आया। उसने हॉल के रेस्टोरेंट से 2 समोसे लिए और 1 कप कॉफी। वो कुछ सोचता हुआ कॉफी सिप करने लगा। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने जेब से मोबाइल निकालकर उस ट्रेन का समय देखा जिससे रश्मि जाने वाली थी। ट्रेन चारबाग से 10:40 पर छूट चुकी थी और इस समय 11 बजे थे। उसका दिल न जाने क्यों बैठ सा गया,
जबकि उसे मालूम था कि ऐसा होगा ही। फिर भी न जाने क्यों वह बेहद उदास हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह इंटरवल में ही घर लौट जाए। वह जिस परिस्थिति से बचने के लिए यहाँ आ बैठा था, वह तो अब घटित हो ही चुकी है। पर फिर न जाने क्या सोचकर वह अपनी कॉफी समाप्त करके हॉल में आकर बैठ गया। शायद वो कुछ देर और वस्तुस्थिति का सामना करने से बच रहा था। फिल्म फिर शुरू हो गई थी। वो खुद को फिल्म में व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा और अंत तक उसी में डूबा रहा। जब 10:20 हो गए, तब रश्मि ने सोचा कि अब उसे घर से निकल ही लेना चाहिए। विपिन का हर 10 मिनट बाद फोन आ रहा था और वो उससे बार बार स्टेशन पहुंचने के लिए कह रहा था। उसकी आवाज में बेहद उतावलापन था। आज उसकी जिंदगी का भी तो बेहद जटिल मोड़ था। वह भी तो उसके प्यार में अपनी बरसों की साधना, प्रतिष्ठा और ऐशो आराम छोड़कर उसके साथ एक अजनबी शहर में पुनः हाथ पैर मारने के लिए भागा जा रहा था। एकाएक उसे लगा कि वह दो पुरुषों की जिंदगी से एक घिनौना खेल खेल रही है। फिर तुरंत ही उसने अपने इस विचार को नकार दिया। इस परिस्थिति के लिए केवल वही जिम्मेदार नहीं है। उसका जीवन कभी इस तरह करवट लेगा, उसने खुद भी नहीं सोचा था। वह चलने को तत्पर हुई। उसने आखिरी बार उस कमरे को बहुत ही व्यथित निगाहों से देखा, जिसे उसने अपनी रुचियों के अनुसार सजाया संवारा था। अचानक उसकी नजर कमरे में लगी प्रदीप की एक बड़ी सी फ्रेम की गई फोटो पर अटक गई। फोटो में प्रदीप मुस्कुरा रहा था। उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि वह उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। उसने महसूस किया कि किसी भी स्त्री के लिए अपना बसा बसाया घर छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है। अचानक फिर उसका मोबाइल बज उठा। विपिन का ही फोन था। हाँ, अब क्या है? रश्मि ने कुछ खिन्न होकर पूछा। हाँ, कहाँ हो तुम? विपिन बहुत झुंझलाया हुआ था। बस निकल ही रही हूँ, रश्मि ने धीमे स्वर में कहा। अभी तक नहीं निकली, आखिर इरादा क्या है? उसने आक्रोशित स्वर में कहा, क्यों मुझे पागल बनाने पर तुली हो? बस आती हूँ, सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। 10 मिनट में आती हूँ। तुम कहाँ हो? उसने झूठ बोला। वेटिंग रूम में। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ, उसने कहा और फोन काट दिया। अब तो निकलना ही पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा और न जाने क्यों उसकी आंखें गीली हो गईं। पर अब उसका यहाँ और रुके रहना संभव नहीं था। ट्रेन आने का समय भी होता जा रहा था। वह मेज पर रखा अपना बैग लेने के लिए बड़ी तो हठात चौंक गई। उसके अधखुले बैग से एक पत्र इस तरह बाहर झांक रहा था कि वो उसे देखे बिना रह ही न सके। उसे देखकर वह भौचक्की रह गई। क्या प्रदीप ने घर से निकलते समय उसके लिए कोई संदेश छोड़ा है? क्या उसे पता है कि वह आज ये घर छोड़कर हमेशा के लिए विपिन के साथ चली जाएगी? हे भगवान, तो क्या प्रदीप को सब कुछ मालूम है? उसने घड़ी देखी, अब समय बहुत कम रह गया था। अगर वो फौरन स्टेशन के लिए रवाना नहीं हो गई तो विपिन का फिर फोन आ जाएगा। पहले उसने सोचा कि वह इस खत को रास्ते में पढ़ लेगी, फिर न जाने क्या सोचकर वह उस पत्र को पढ़ने बैठ गई। प्रदीप। फिल्म खत्म होने तक उसी में डूबा रहा। जब शो छूटा तो वह खुद को किसी भी स्थिति के लिए तैयार कर चुका था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाए और बुझे मन से घर की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि अब तक ट्रेन कई स्टेशन पार कर चुकी होगी और रश्मि उससे बहुत दूर जा चुकी होगी। कल तक वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। रश्मि के कहीं भी चले जाने से उसके अलावा शायद किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि वो लखनऊ शहर के इतने प्रतिष्ठित डॉक्टर के साथ भागी है, तो हंगामा तो होगा ही। 1-2 दिन में सबको पता चल जाएगा और कई दिन तक अखबार उन्हीं दोनों के बारे में चटपटी खबरें छापते रहेंगे। पत्रकार उसे भी नहीं छोड़ेंगे, बाल की खाल निकालेंगे। इस समाज में किसी को अपने मन से जीने का हक ही कहाँ है? जब उसकी अपनी पत्नी ने ही उसकी इज्जत की कोई चिंता नहीं की, तो कोई दूसरा करेगा भी क्यों? उसे कल ही लखनऊ छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। ऐसी जगह, जहां उसे कोई जानता पहचानता न हो। यही सब सोचता वह अपने घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और धड़कते दिल से अंदर दाखिल हुआ। सब तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला था। वह धक से रह गया और उसका दिल बैठने लगा। वह अंदर वाले कमरे में गया और स्विच ऑन किया। कमरा रोशनी से भर गया। इसी के साथ वो बुरी तरह चौंक गया। रश्मि बेड पर बेसुध सोई पड़ी थी और उसकी बगल में वो पत्र पड़ा था, जिसे वह घर से बाहर जाते समय उसके पर्स में इस तरह रख गया था कि पर्स उठाते समय सहज ही उसे दिख जाए। वो रश्मि की बगल में बैठकर खुद अपना ही पत्र पढ़ने लगा। प्रिय रश्मि, सदा खुश रहो। जो बात मैं तुमसे इतने दिनों से कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था, वह इस पत्र में लिख रहा हूँ।
तुम भटक गई हो रश्मि, पर क्यों? मैंने तो तुम्हें सदा अपने दिल की गहराइयों से चाहा है, इतना प्यार किया है जितना कि कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी तुम मुझे धोखा दे रही हो और आज अपना बसा बसाया घर, अपने पति को छोड़कर भाग रही हो। प्लीज रश्मि, ऐसा मत करो। मेरा कसूर बस इतना ही तो था कि मैं एक्सीडेंट के बाद तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे पाया। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता और मैं तुम्हें छोड़कर किसी गैर औरत के साथ भाग जाता, तो तुम पर क्या बीतती? कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, पर तुम तो इसी जन्म में मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम्हारी इस तरह भागने से बताओ किसका भला होगा? मेरी बदनामी होने के साथ साथ तुम्हारी और विपिन की भी तो कितनी बदनामी होगी। लोग तुम दोनों पर थूकेंगे, मुझे भी ताने देंगे। सेठ घनश्याम दास जी भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम लोग कहीं भी जाओ, कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाओगे। सेठ घनश्याम दास जी तुम दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। आखिर यह उनकी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है। मुझे तुम्हारी पुरानी जिंदगी के बारे में भी सब कुछ मालूम हो गया है। जरा सोचो तो, जिसने पैसों के लालच में शादी का वादा करके भी तुम्हें ठुकरा दिया था, वो आखिर कब तक तुम्हारा साथ निभाएगा? जी भर जाने पर फिर से तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा और मजे से अपनी दुनिया में लौट जाएगा। बड़े लोगों के लिए यह एक आम बात है। वैसे मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ रश्मि, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर है कि तुम जाना चाहो तो अपना बसा बसाया घर उजाड़कर जा सकती हो और अगर लौटना चाहो तो बेझिझक, बिना किसी आत्मग्लानि के लौट सकती हो, अपने पेट में पलने वाले बच्चे के साथ। तुम्हारा इस घर में उतना ही स्वागत है जितना कि पहले दिन हुआ था। पर कहीं इतनी देर मत कर देना कि लौटने के सारे रास्ते ही बंद हो जाएं। अभी भी तुम्हारा प्रदीप। पत्र पढ़ लेने के बाद उसने एक बार फिर से रश्मि की तरफ देखा। वह अब भी गहरी नींद में थी। उसे पता था कि जब भी रश्मि किसी उलझन से जूझ रही होती है या किसी मानसिक तनाव में होती है, तो एक दो नींद की गोलियां गटक लेती है। आज भी उसने ऐसा ही किया होगा और शायद दो की जगह 4 गोलियां खाली होंगी। उसने महसूस किया कि आज वह खुद से कितना लड़ी होगी, तब जाकर इस निर्णय पर पहुंच पाई होगी। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे न जाने क्यों ये लगा कि राह भूली हुई स्त्री जब अपने घर वापस लौट आती है, तो और भी मासूम लगने लगती है। उसके चेहरे पर निश्चिंतता के भाव थे। पहले तो उसने सोचा कि वो उसे जगाए, फिर कुछ सोचकर उसने उसे यूं ही सोने दिया। उसे मालूम था कि जब वह सुबह जागेगी, तो उसका सारा संताप मिट चुका होगा और उन दोनों के ही जीवन में एक नई सुबह आएगी। उसे लगा कि उसके जीवन में जो आंधी आई थी, वो गुजर गई है, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजीव गुप्ता जी के लोकप्रिय उपन्यास वापसी का अंतिम भाग। प्रिय श्रोताओं, आपको यह उपन्यास कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं।